साल 1949 में राम जी की मूर्ति मस्जिद के मेन पार्ट के अंदर मिलती है और यहीं से ये विवाद एक नया रूप ले लेता है। सबसे पहले जब ये विवाद उठा था तो 1853 में ब्रिटिशर्स ने इस विवादित जगह को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, एक हिंदुओं के लिए और दूसरी मुसलमानों के लिए। फिर साल 1990 में LK आडवाणी एक रथ यात्रा निकालते हैं, जिसके बाद ही पूरे देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़कना शुरू हो जाते हैं और बाद में इनको बिहार में अरेस्ट भी किया जाता है। और ये वो रथ यात्रा थी जिसमें नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। और 1990 में ही होता है अयोध्या का गोलीकांड। उस समय यूपी के CM मुलायम सिंह यादव होते हैं और ये जो कलकत्ता से कोठारी ब्रदर्स आए होते हैं ना, इनकी भी मौत इसी गोलीकांड में होती है। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से जो ये दंगे भड़क रहे थे अब तक, ये बहुत ज़्यादा भड़कने लगते हैं, क्योंकि इस गोलीकांड में लगभग 56 कार सेवकों की मौत हो जाती है। और साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ASI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और लोकल कलेक्टिव रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक आदेश देते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि इस विवादित हिस्से को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और तीनों डिमांडिंग पार्टीज को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। आगे चल के 2011 में सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस आदेश को होल्ड पे डाल देता है। चलिए अब शुरुआत से आते हैं कि क्या थी इसके पीछे ये कहानी और ये सब चीजें जो हो रही थी ये आखिर शुरू कैसे हुई। आखिर राम मंदिर का पूरा विवाद था क्या? द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ राम मंदिर। देखिए 3 डेट्स इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा मेन है। पहली तारीख 1528, जब बाबरी मस्जिद को मीर बकी, जो कि बाबर का जनरल था, उसके द्वारा बनवाया गया था। उसके बाद डेट आती है 1949, जब मस्जिद परिसर के अंदर राम जी की मूर्ति मिली थी। उसके बाद तीसरी तारीख यानी कि 1992, जब मस्जिद को तोड़कर गिरा दिया गया। 1853 में सबसे पहली बार राम मंदिर का विवाद छिड़ा था, जिसमें हिंदू पक्ष जो था वो कह रहा था कि यहाँ पे राम मंदिर था तो हमें यहाँ पूजा करनी है, और जो मुस्लिम पक्ष था वो कह रहा था कि यहाँ हमें नमाज अदा करनी है क्योंकि ये हमारी मस्जिद है। और कई सालों के बाद 1859 में ब्रिटिशर्स बीच में आते हैं और कहते हैं देखो ऐसा है, लड़ो मत, अंदर वाला हिस्सा नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम को दे देते हैं और बाहर जो चबूतरे वाला हिस्सा है वहां पे तुम अपने राम जी की पूजा कर लेना। इन दोनों चीजों का डिवाइडेशन किया जाता है सबसे पहली बार 1859 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। फिर उसके कई सालों के बाद महंत रघुवर दास एक केस फाइल करते हैं कि हमें बाहर वाला जो चबूतरे वाला हिस्सा है वहां पर एक छत बनवानी है, क्योंकि जब बारिश होती है और जब मौसम चेंज होता है तो पूजा करने में दिक्कत होती है। पहला केस महंत रघुवर दास फाइल करते हैं। 23 दिसंबर 1949 को राम जी की मूर्ति मिलती है मस्जिद के मेन हिस्से में, और ये जो इंसिडेंट होता है इसकी वजह से बहुत ज्यादा हलचल मच जाती है हिंदू मुस्लिम के इस विवाद में। और फिर हिंदू पक्ष जो है वो अंदर जाके पूजा करने लगता है, दंगे भड़कना शुरू हो जाते हैं और गवर्नमेंट जो होती है इस पूरे विवादित हिस्से को ही बैन कर देती है। अब तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब ये पूरा जो हिस्सा था वो बैन था। फिर उसके बाद 1950 में महंत रघुवर दास फिर एक केस फाइल करते हैं राइट टू पूजा यानी कि वर्शिप एक्ट के अंतर्गत, और 1959 में निर्मोही अखाड़ा एक केस फाइल करता है। वो अपने केस में डिमांड ये रखता है कि ये जो पूरा एरिया है ये पूरा पोजीशन हिंदुओं का है। फिर उसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड 1961 में केस करता है कि ये जो पूरा पोजीशन है ना ये बाबरी मस्जिद का है। अब कोर्ट के बाहर एक पूरी कमेटी बनाई जाती है विश्व हिंदू परिषद के नाम से, जो कि रिप्रेजेंट करती है पूरे राम मंदिर के ग्रुप को। फिर उसके बाद फैजाबाद कोर्ट 1986 में हिंदुओं को अलाउ कर देते हैं पूरे एरिया में पूजा करने के लिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष जो था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और उसके बाद मुस्लिम पक्ष भी एक कमेटी बनाता है जिसका नाम होता है बाबरी मस्जिद कमेटी। अब इन सब चीजों के बाद एक और केस फाइल होता है राम जी की तरफ से, और इस केस की फाइल का नाम होता है राम लला विराजमान, जो कि 1986 में फाइल होता है और इसमें भी फुल एरिया पोजीशन के लिए डिमांड की जाती है। अब कोर्ट जो है सारे पक्षों को, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को भी ये सलाह दे रही थी कि देखो भाई ये मामला कोर्ट में मत आने दो, इसको अपना बाहर बैठ के आपसी समझौते से निपटा लो,
क्योंकि कोर्ट में कोई भी विवाद आएगा तो एक आदमी के फेवर में होगा, तो जब दूसरे आदमी को लॉस होगा तो फिर विवाद बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि कोर्ट ने सजेशन दिया कि तुम बाहर ये मामला खत्म कर लो। अब ये सब चीजें होते होते साल 1990 आ जाता है और यहाँ से सबसे ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन शुरू हो जाती है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से एक रथ यात्रा शुरू करते हैं जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर से शुरू होगी और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर तक आएगी। और ये वो रथ यात्रा होती है जिसमें नरेंद्र मोदी, जो कि करंट टाइम में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी मौजूद होते हैं। अब ये जब रथ यात्रा शुरू होती है तो रथ यात्रा के शुरू होते ही कई तरह के दंगे भड़कना भी शुरू हो जाते हैं और सिचुएशन इतनी ज़्यादा खराब होती चली जाती है कि लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार में अरेस्ट भी कर लिया जाता है। पर यूपी में कुछ और ही हो रहा था। यूपी में उस टाइम पे सीएम थे मुलायम सिंह यादव और रिपोर्ट्स बताती है कि अयोध्या में भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के जो एरिया पे पूरी बैरिकेडिंग लगा दी गई थी और साथ ही साथ अयोध्या में कर्फ्यू लगा हुआ था। 30 अक्टूबर 1990 को ये जो कार्य सेवकों की भीड़ थी वो अनकंट्रोलेबल हो जाती है और इसी बीच फायरिंग भी कर दी जाती है। अब इस फायरिंग में करीब 5 लोग मारे जाते हैं। अब इन लोगों के मरने के बाद भीड़ और दंगे और ज्यादा भड़क जाते हैं क्योंकि कार सेवकों के अंदर और ज्यादा गुस्सा फूट चुका था और माहौल इतना ज्यादा गर्म था कि सिर्फ 2 दिन बाद 2 नवंबर 1990 को कार सेवक हजारों की तादाद में हनुमानगढ़ी मंदिर के पास इकट्ठा होने लगते हैं। मेनली 3 लोग इन कार सेवकों की भीड़ को संभाल रहे थे, जिनमें से पहली थी उमा भारती, दूसरे थे अशोक सिंघल और तीसरे थे स्वामी वामदेव। इन तीनों लोगों के पास करीब 5-5 हजार कार सेवक थे जो कि हनुमानगढ़ी की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे। पुलिस इन सबको बहुत रोकने की कोशिश करती है लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा होने के कारण और साथ ही साथ 30 अक्टूबर को जो कांड हुआ था उसकी वजह से ये भीड़ नहीं रुकती है। चारों तरफ छतों पर पुलिस हथियारों के साथ मौजूद थी। बाबरी मस्जिद के पास किसी को जाना अलाउ नहीं था। फिर जब पुलिस को लगता है कि अब ये कार सेवक नहीं रुकने वाले, तब वो तत्कालीन सीएम के आदेश के अकॉर्डिंग इन कार सेवकों की भीड़ पर फायरिंग कर देते हैं और कहा जाता है कि करीब 1.5 दर्जन लोगों की इस फायरिंग वाले केस में मौत हुई थी। और यही वो गोलीकांड था जिसमें कोलकाता से आए कोठारी बंधुओं की भी मौत होती है। फिर उसके बाद कार सेवक इन लोगों की डेड बॉडीज को रख के प्रदर्शन भी करते हैं और 4 नवंबर को इन डेड बॉडीज का अंतिम संस्कार किया जाता है। गोलीकांड के अगले साल 1991 में उत्तर प्रदेश के सीएम बनते हैं कल्याण सिंह और इस पूरे डिस्प्यूट का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं। फिर करीब 1 साल बाद 6 दिसंबर 1992 को फिर से हजारों कार सेवकों की भीड़ मस्जिद की तरफ बढ़ती है और इस बार कार सेवक अपने टारगेट यानी कि बाबरी मस्जिद को डिमोलिश मतलब तोड़ के गिरा देते हैं और मस्जिद गिरने के बाद ही पूरे देश में दंगे भड़क जाते हैं बहुत ज्यादा बुरी तरह से। अब इस गोलीकांड को मुलायम सिंह यादव काफी सालों के बाद एक्सेप्ट भी करते हैं और वो ये कहते हैं कि ये एक गलती थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे और वो कहते हैं कि मेरे सामने मंदिर, मस्जिद और देश की एकता का सवाल था। बीजेपी ने करीब 11 लाख लोगों की भीड़ को इकट्ठा कर दिया था। मैंने देश की एकता के लिए गोली चलवाई। ये बात वो जुलाई 2013 को एक्सेप्ट करते हैं। साथ ही साथ इस पूरे इंसिडेंट पर वो अफसोस भी जताते हैं कि जो भी हुआ वो गलत हुआ। और इसी गोली कांड के टाइम पे ही मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि अयोध्या में तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और कहीं ना कहीं इसी गोली कांड की वजह से वो अगले साल चुनाव तो हारते हैं पर तभी समाजवादी पार्टी का भी गठन किया जाता है। 16 दिसंबर 1992 को सरकार के द्वारा लिबरल कमीशन बनाया जाता है ताकि इस पूरे इंसिडेंट को शुरुआत से लेके अंत तक समझा जा सके, क्योंकि उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस थी। पीवी नरसिम्हा राव देश के पीएम थे। वो एक प्रपोजल रखते हैं सब लोगों के सामने कि एक काम करते हैं, ये जो विवादित एरिया है यहाँ पे मंदिर भी बना देते हैं,
मस्जिद भी बना देते हैं, लाइब्रेरी भी बना देते हैं और एक म्यूजियम भी बना देते हैं। लेकिन ये मैटर इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि कोई भी पक्ष उनकी बात को नहीं मानता है, कोई भी इन सब चीजों का एक्सेप्ट ही नहीं करता है, मतलब साफ डिनाई किया जाता है कि ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद साल 2002 में बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है और पीएम बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। फिर वो अयोध्या विभाग का गठन करते हैं। अयोध्या विभाग का मेन काम ये होता है कि वो इस पूरे केस को समझे और कोशिश करे कि ये जो पूरा केस है कोर्ट के बाहर ही संभल जाए, कोर्ट तक बात ना पहुंचे। पर ऐसा नहीं हो पाता है, कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर उसके बाद ये जितने भी केसेस पहले किए गए थे उसके बाद फिर केस हुए। फिर उसके बाद अप्रैल 2002 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 जजेस की बेंच बनाई लखनऊ में और उनसे कहा कि तुम लोग इस पूरे केस को समझो और एक पूरी रिपोर्ट तैयार करो और उसके बाद डिसीजन देना। फिर ये जो 3 जजेस की बेंच थी ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये पूरा केस समझाती है और उनसे कहती है कि जाओ चेक करके बताओ कि वहाँ पे मंदिर था कि मस्जिद। एएसआई ने पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, सर्वे करने के बाद रिपोर्ट बना के इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबमिट कर दी। एएसआई की रिपोर्ट में साफ तौर पे लिखा था कि 12वीं सदी में यहाँ पे मंदिर था और 1528 के बाद यहाँ मस्जिद थी। लेकिन 1200 से लेके 1500 तक यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, इसका कोई भी प्रूफ एएसआई की टीम के पास नहीं था। अच्छा, जो वहाँ के लोकल लोग थे वो बार बार यही कहते थे कि पहले यहाँ मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई। फिर उसके बाद 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने लखनऊ बेंच के साथ एक आदेश देता है जिसमें वो इस विवादित हिस्से को 3 भाग में डिवाइड करता है। पहला हिस्सा जो था वो राम मूर्ति का पार्ट था जो कि दिया जाता है रामलला विराजमान वाले केस को। दूसरे भाग में सीता रसोई और राम चबूतरा था। राम चबूतरा वो हिस्सा था जहाँ पे राम जी बचपन में खेला करते थे। ये वाले दोनों भाग दिए जाते हैं निर्मोही अखाड़ा को और जो तीसरा पार्ट, मतलब जो तीसरा हिस्सा था इस जमीन का, वो दिया जाता है सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन इसके बाद भी बात नहीं बनती है। अब ये जो डिसीजन था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये सब चीजें थी 2010 तक की। अब इसके बाद जैसे ही यह आदेश दिया जाता है तो तीनों पार्टीज इस आदेश को एक्सेप्ट करने से पहले तो मना कर देती हैं और इसके बाद 9 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन को होल्ड पे डाल देता है और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये वैलिड ही नहीं है क्योंकि इसमें तीनों केसेस की जो डिमांड थी पूरे पोजीशन को लेने वाली वो फुलफिल ही नहीं हुई। आप इसको बराबर बराबर कैसे बांट सकते हैं? और ये जो केस थे ये फिर से पेंडिंग चले जाते हैं। फिर उसके बाद फरवरी 2016 को सुब्रमण्यम स्वामी इस केस को फाइनलाइज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फिर से एक केस करते हैं। अब तक टाइम आ चुका था मार्च 2017 का। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे के.एस. शेखर और वो ये सजेशन देते हैं कि भाई अभी भी टाइम है, आप लोग बाहर बैठ के ये पूरा मामला सुलझा लो क्योंकि अगर ये केस कोर्ट में आएगा तो फिर एक कोई पूरी जगह मिलेगी और फिर आप लोग फिर से विवाद शुरू करोगे। लेकिन हमेशा की तरह कोई नहीं मानता है। दिसंबर 2017 में करीब 32 केस फाइल होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं और सारे केसेस में यही कहा जाता है कि भाई इस केस को रिजॉल्व करो, कुछ करो इसका। फिर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ये लेता है कि वो इस केस को देखेगा जनवरी 2019 से। फिर सुप्रीम कोर्ट में एक जजेस की बेंच बनाई जाती है जिसमें होते हैं 5 जजेस। पहले जस्टिस राजन गोलानी, दूसरे शरद अरविंद बोबदे, तीसरे डी.वाई. चंद्रचूड़, चौथे अशोक भूषण और 5वें एस. अब्दुल नजीर। अब ये जो 5 लोग थे इस पूरे विवादित हिस्से के लिए केस को अपने लेवल पे समझकर डिसीजन आगे देने वाले थे। अब जितनी भी चीज़ें समझी गई, देखी गई, एएसआई की रिपोर्ट, लोकल रिपोर्ट, हिस्ट्री, जितनी भी चीज़ें थी सबको समझ के जजेस की बेंच ने डिसीजन बनाकर रख लिया। फिर उसके बाद ये जो भी अब हम डिसीजन देने वाले हैं ये एविडेंस के अकॉर्डिंग होगा। पर ये डिसीजन बताने से पहले जितनी भी पार्टीज थी उनसे एक फॉर्म फिल कराया गया, मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का मतलब होता है कि मान लो आपके फेवर में ये डिसीजन नहीं आया तो उसके बाद जो
केस करने वाली पार्टी होती है वो सेकंड ऑप्शन रखती है कि मान लो ये केस मेरे फेवर में नहीं आया तो मैं दूसरा ये ऑप्शन मुझे दे दोगे तो मैं मान जाऊंगा। तो ये वाला जो फॉर्म है ये पूरा मोल्डिंग ऑफ रिलीफ का सुप्रीम कोर्ट ने भरवा के तीनों पार्टीज से ले लिया। अब तीनों पार्टीज की डिमांड क्या थी ये भी सुन लो। निर्मोही अखाड़ा जिसका केस लड़ रहे थे सुशील कुमार जैन, उनकी डिमांड थी अंदर के पूरे पार्ट को लेने की। दूसरा जो केस था सुन्नी वक्फ बोर्ड जिसको देख रहे थे राजीव धमन। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड की डिमांड थी अंदर वाले पार्ट को लेने की और जो मस्जिद गिराई गई थी उसको दोबारा बनवाने की। और उनका कहना था कि ये जो रामलला विराजमान वाली बात कही जा रही है ये सरासर झूठ है। तीसरी जो पार्टी थी वो थी रामलला विराजमान। राम जी का केस उन्हीं के नाम से फाइल किया गया था और इसको देख रहे थे CS वैद्यनाथन और इनकी डिमांड थी पूरे एरिया के पोजीशन के लिए। और इनका कहना था कि इनको इस पूरे एरिया में राम मंदिर बनवाना है क्योंकि यहाँ पे पहले राम मंदिर था, इसलिए इन्हें पूरे एरिया में ही राम मंदिर बनवाना है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास मोल्डिंग ऑफ रिलीफ तीनों पार्टीज के द्वारा जमा कर दिया जाता है। इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जिसमें वो साफ तौर पे कहते हैं कि ये जो ओनरशिप है ना जमीन की ये सिर्फ लोकल लोगों के कहने पे या फिर केवल ASI की रिपोर्ट के आधार पे हमने नहीं बताई है। और ये जो डिसीजन अब सुप्रीम कोर्ट देने वाला है ये सब एविडेंस के अकॉर्डिंग है और ये सारे एविडेंस सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में अटैच भी करता है। एविडेंस में कहा गया था कि यहाँ पे मस्जिद थी पर हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत भी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था 3 हिस्सों में बांटने का वो अनसस्टेनेबल था क्योंकि वो डिमांड ही नहीं थी पार्टीज की। और 1949 के पहले हिंदू पक्ष मस्जिद के बाहरी हिस्से में पूजा करता था लेकिन उसके साथ ही साथ मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज अदा करते थे, वो भी बीते हुए 400 सालों से। अब अगर हिंदुओं के पक्ष में ये आदेश नहीं दिया गया तो ये राइट टू वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट हो जाएगा। अब ये जो डिसीजन लिया गया ये देखते हुए लिया गया कि अगर दोनों लोग पूजा कर रहे हैं अब किसी के भी खिलाफ ये डिसीजन लेंगे तो वो इंडियन वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट होगा। तो जो फाइनल डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का 9 नवंबर 2019 को लिया गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये जो 2.77 एकड़ वाली जो लैंड है ये पूरी दे दी जाए रामलला विराजमान वाले केस को और सुन्नी वक्फ बोर्ड को यहीं पे पास में 5 एकड़ की जमीन दे दी जाए। अब यहाँ तक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग ही जजमेंट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने मॉडलिंग ऑफ रिलीफ जो भरवाया था उसके अकॉर्डिंग भी ये चीज़ें सटीक बैठ गई। तो सारे पक्ष मान भी गए और ये जो केस था वहाँ बंद हुआ और अब राम मंदिर बन भी चुका है क्योंकि ये साल है 2024 और 22 जनवरी 2024 से पूजा स्टार्ट भी हो जाएगी। खैर इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में आपका क्या कहना है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। लेकिन साथ ही साथ ASI की रिपोर्ट में जो 1200 से लेके 1500 वाला जो टाइम था ना उसका कॉन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं हुआ। अगर आप वो चीज़ें भी जानना चाहते हैं कि 1200 ईस्वी से लेके 1528 तक आखिर हुआ क्या तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर इस वीडियो पे करीब 10,000 कमेंट आ जाते हैं यस के तो मैं 1528 के पहले के सारे इंसिडेंट के ऊपर बिफोर बाबरी मस्जिद नाम से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपके पहले वाले डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। खैर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।